केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। नाम से ही क्लियर है, देखो केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्पीड। अरे फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्पीड। केमिकल मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी हमें स्पीड के बारे में पढ़ना है कि कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या कितना रिएक्टेंट चेंज हो रहा है एक गिवन टाइम में, या कितना प्रोडक्ट बन रहा है एक गिवन टाइम पीरियड में, वो हमें पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। शब्दों से ही क्लियर है, केमिकल का काइनेटिक्स, इसका मतलब जितनी भी रिएक्शंस हो रही है उसका हमें काइनेटिक्स पढ़ना है। तो आपको एक बार ओवरऑल व्यू बताते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। देखो मान लो कि कभी किसी दिन किसी को बोन मिली, किसी साइंटिस्ट को, या कोई भी एक हड्डी का ढांचा मिला, वो ये पता करना चाहता है कि ये हड्डी कितने दिन पुरानी है, ये हड्डी कितने दिन पुरानी है। तो जब ये चैप्टर आप पढ़ लोगे ना पूरा, तो उसके बाद आप इस काबिल होगे कि आप ये बता सकते हो कि ये जो बोन है एक कितने साल पुरानी है, ये बोन कब मिली थी। ठीक है, तो ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की मदद से बता सकते हैं। क्यों? देखो जैसे बोन की कोई डेंसिटी है, उसके अंदर कोई केमिकल भरा है। आपने भी देखा होगा बोन कभी टूटती है तो काला सा कुछ उसके अंदर भरा सा रहता है, कभी देखा नहीं होगा बट उसके अंदर चीज़ें भरी रहती है। तो हम उसी की डेटिंग करते हैं। डेटिंग मतलब कि टाइम निकालते हैं कि जब इनिशियल जब बोन रहा होगा डायनासोर का, तो इसके अंदर इतने केमिकल रहे होंगे। ठीक है, पर आज मान लो मुझे मिला 700 साल बाद या 10,000 साल बाद, तो आज कितना केमिकल है, तो मैं कंपेयर करूंगा कि पहले इतना रिएक्टेंट था, आज इतना रिएक्टेंट है, तो दोनों के रिएक्टेंट में इतने का डिफरेंस हुआ है। तो वहां से एक हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि कितने साल पुरानी बोन है। इसी की वजह से हम लोग बता पाते हैं कि भाई ये बोन इतने साल पुरानी। आप लोग देखते हो ना म्यूजियम वगैरह में रखी रहती है, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग बता पाओगे। इसके अलावा और भी 2-3 काम की बातें हैं। केमिकल काइनेटिक्स अगर आपको आ गया तो 12th क्लास में फिजिक्स में एक चैप्टर है न्यूक्लियाई, उसमें आपका 60% to 50% काम हो जाएगा। सोच लो अगर अच्छे से पढ़ लिया तो फिजिक्स का भी चैप्टर तुम्हारे यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अब देखो आपको हेडिंग्स बताते हैं, क्या क्या हेडिंग्स है, देखो फटाफट। सबसे पहले बेटा हमें पढ़ना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका क्या मतलब बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का? कि भाई वो क्या स्पीड है, वो क्या स्पीड है जिससे हमारी रिएक्शन आगे बढ़ रही है, उसके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला है, क्या क्या तरीके हैं। दूसरी चीज़ बेटा हम लोग को पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कि भैया मैं आपको एक चीज़ ज़रा सरकारी भाषा में पूछते हैं, ज़रा बताना, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा होगा, या थोड़ा सा रिएक्टेंट बन गया तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा होगा? किस कंडीशन में? पहले कंडीशन में या दूसरे कंडीशन में? बोलो, पहले कंडीशन में। अरे कौन से कंडीशन में? पहले में। तो ये चीज़ क्लियर है। तो बेटा जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा, आप ये कहना चाह रहे हो, उतना ज़्यादा रेट है। रेट का मतलब उतनी स्पीड से क्या कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट। अरे क्या कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो भैया अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट क्या होगा बेटा? ज़्यादा। क्या होगा? ज़्यादा। तो इससे रिलेटेड 2-4-5 बातें हम लोग करेंगे, थोड़ी सी समझेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे आपको पता होगा टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? रिएक्शन पे पड़ता है। अरे भाई टेम्परेचर का अगर हम लोग चेंज करवाएं तो रिएक्शन पे भी क्या होगा? फर्क पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स शब्द है, इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी पे। इतने सारे क्वेश्चन है, मैं अभी आपको सरकारी भाषा में समझाता हूँ कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है। देखो मॉलिक्यूलैरिटी बस आप ऐसे समझ लो, कितने रिएक्टेंट आपस में लड़ रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे अपन कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। क्या कहते हैं बेटा? मॉलिक्यूलैरिटी, सरकारी भाषा में। अब इसे डिटेल में पढ़ेंगे किस डायमेंशन से लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, पर अभी के लिए दिमाग में एक इमेज बना लो, कितने रिएक्टेंट आपस में लड़ रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर आपको मैं ऐसे समझाता हूं कि अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूं तो उस पर स्पीड ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब अगर मान लो कि पहले रिएक्टेंट जो था बेटा 10 मोल था, अब मैं कह रहा हूं अगर तुमने बढ़ा के 2 गुना कर दिया, 2 गुना करने पे अगर उसकी स्पीड 4 गुना हो गई, स्पीड कितनी गुना हो गई? 4 गुना। तो इस स्पीड और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच का जो रिलेशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑर्डर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों के लिए बहुत आसान बना देंगे, बस एब्सेंट मत होना। देखो लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्रीनियस इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? आर्रीनियस। ये ना जो लिखा है ना फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में
बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक अभी हमने बात की कंसंट्रेशन। क्या बात की बेटा? कंसंट्रेशन। ऐसी होता है टेम्परेचर। क्या होता है बेटा? टेम्परेचर। तो इन सब के बारे में हमको बात करना है, ठीक है? तो लिख लो ये लोग आप। देखो इस पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे आर से। किसे करेंगे बेटा? आर से। आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इधर आ जाओ, सब लोग समझ लो, बहुत डिटेल में बताएंगे। जैसे एक रिएक्शन है, जैसे मान लो लिखा है ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? ए से बी, तो हमें इसका रेट निकालना है। रेट का मतलब देखो दो चीज़ें आप समझ लो। रेट मतलब आप स्पीड बताना चाहते हो रिएक्शन की, तो स्पीड निकालने के दो तरीके हैं। या तो जैसे अगर हम लोग नॉर्मल बात करें बेटा, अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, बहुत काम की चीज़ है। मैंने वेलोसिटी नहीं बोला है, मैंने वेलोसिटी नहीं बोला है, स्पीड बोला है। और स्पीड हमेशा और हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। इस शब्द को याद रखना बहुत काम की बात है, फिर ये हमारा स्टार पॉइंट है ना? अगर ये भूलोगे तो नंबर कटेंगे क्वेश्चनों में, 2 नंबर 3 नंबर में 0 पाओगे अगर ये बात भूल गए। हम लोग इस चैप्टर में बात करें स्पीड की। किसकी बात करें? स्पीड। वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, ये बात ध्यान रखना। अभी इस चीज़ को 2 मिनट बाद हम लोग देखेंगे कि ये शब्द मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो स्पीड, अच्छा ये बताओ, स्पीड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी होता तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, पर स्पीड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और स्पीड से हम कंपेयर कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। किसको बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो इतना तो क्लियर है कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अरे क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं कह रहा हूं एक रिएक्शन है जो ए से बी कन्वर्ट हो रही है, अगर ए से बी कन्वर्ट हो रही है और मुझे इसकी रेट लिखनी है, रेट, तब यहां स्पीड की तो बात होगी नहीं, ये तो केमिकल रिएक्शन है। यहां पे क्या चेंज हो रहा होगा समय के साथ? कंसंट्रेशन। क्या चेंज हो रहा होगा बेटा? कंसंट्रेशन। पहले रिएक्टेंट का भी चेंज हो रहा होगा और प्रोडक्ट का भी। इनिशियली केवल रिएक्टेंट होगा, है ना? अरे इनिशियली केवल कौन होगा बेटा? रिएक्टेंट। और फिर बाद में धीरे धीरे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। अरे इतना क्लियर है कि नहीं है? बोलो। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कंसंट्रेशन, कि कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ कितने टाइम में, वही हमारी क्या होगी बेटा? रेट। अरे क्या होगी? रेट। क्लियर है? रेट का क्या मतलब है? कितना कंसंट्रेशन चेंज होगा अपॉन कितना टाइम। अरे क्लियर है कि नहीं है? एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उसके बाद आपको ना क्लियर ही हो जाएगा कि भैया क्या प्लस माइनस वाली बातें आप कर रहे हो। देखो जैसे मैं मान रहा हूं कि मैं मान रहा हूं कि t इज इक्वल टू 0 पे बेटा, t इज इक्वल टू 0 पे a जो था वो 10 था। कितना था बेटा? 10। कंसंट्रेशन को जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं? मोल पर लीटर। कितना लिखते हैं बेटा? मोल पर लीटर। और प्रोडक्ट कितना रहा होगा इनिशियली? 0 एट t इज इक्वल टू टाइम t पे, मतलब मान लो कुछ देर बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, या 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, ये रिएक्टेंट जो है बेटा ये कम हो गया 4 मोल पर लीटर। कितना हो गया बेटा? 4 मोल पर लीटर। तो अगर रिएक्टेंट 4 बचा तो प्रोडक्ट कितना कन्वर्ट हो गया होगा? 6। अरे कितना हो गया बेटा? 6। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? डेटा वाइज सही नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली सही है जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो समझने की कोशिश करना। हमने क्या पढ़ा कि भैया रेट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अरे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन पे हम लोग पीएचडी कर चुके हैं, सोल्यूशन पे। अरे कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर या फिर मोलैरिटी, या फिर क्या होता है बेटा? मोलैरिटी। अरे मोल पर लीटर का क्या मतलब होता है? मोलैरिटी। क्या होता है बेटा? मोलैरिटी। तो इसको देखो एक चीज, एक बात आप और समझो कि अगर मुझे रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिखना है तो आओ लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने लिखा आर। क्या लिखा बेटा? आर। तो अगर मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। दो तरीके हैं मेरे पास लिखने। आओ लिख के देखते हैं। अगर बेटा मैं रिएक्टेंट का लिखूं तो मैं उसे लिखता डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। क्या लिखता बेटा? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा आर का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फाइनल कितना
कितना है बेटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 4 और इनिशियल कितना था 10, तो मैं लिख देता हूँ आपके कहने पे 4 माइनस 10 और मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ टाइम मान लो 10 सेकंड में रिएक्शन हुई, कितने सेकंड में हुई 10, तो टाइम का चेंज कितना हो गया 10, कितना हो गया बेटा 10, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ रहा है बताओ -6/10। और इसीलिए मैं आपसे बोल के गया था, मैंने यही लाइन बोली थी कि रेट कभी भी माइनस नहीं होता। देखो पहली बार और आखिरी बार समझा रहा हूँ, जीवन में दोबारा कभी ये शब्द नहीं आएगा, पर क्वेश्चन भरे हुए होंगे सारे कि भाई जब भी रेट ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हो हमारा आंसर किस में आ रहा है माइनस में, बट ये चीज़ हमें जस्टिफाई नहीं कर रही, ये हम नहीं कर सकते, गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेट हमेशा कैसा आता है बेटा पॉजिटिव। जब भी केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में, जब भी केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में, जब भी केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे बेटा, इसलिए पहले ही आपने देख लिया आंसर किस में आ रहा था माइनस, हम पहले ही एक माइनस लगा देंगे ताकि माइनस माइनस क्या आ जाए बेटा प्लस, पर केवल रिएक्टेंट के लिए, केवल किसके लिए बेटा रिएक्टेंट। क्यों भैया ऐसा क्यों कह रहे हो आप, क्यों केवल रिएक्टेंट वाला जब आएगा तो हम माइनस लगा के छोड़ेंगे, ये चीज आपको क्लियर हो गई, क्योंकि ये वाला टर्म जो है बेटा वो नेगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो हमने पहले ही नेगेटिव लगा दिया ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा बेटा पॉजिटिव। तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी रिएक्टेंट वाले में मैं हमेशा नेगेटिव लगा दूंगा, घबराना मत आप लोग, पर प्रोडक्ट में नहीं लगाते। क्यों? देखो आओ इसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखो ये बताओ मुझे, पहले प्रोडक्ट कितना था बेटा 0, फाइनली कितना हो गया 6, तो अगर बेटा मुझे इसके लिए लिखना हो, अगर मुझे प्रोडक्ट वाले के लिए लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं क्या लिखता डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। पी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक चीज़ आपको पता ही होगा, जब भी हम लोग कंसंट्रेशन डिनोट करते हैं ब्रैकेट में हमेशा रखते हैं, अरे रखते हैं कि नहीं रखते, तो अगर मैं इसको डिनोट करूँ अच्छे से तो ये ऐसे होना चाहिए, रिएक्टेंट वाले को भी मुझे ऐसे करना चाहिए, है ना, क्योंकि बेटा जब भी ब्रैकेट लग गया मतलब किसकी टर्मिनोलॉजी बात करिए कंसंट्रेशन, किसकी बात हो रही है बेटा कंसंट्रेशन। तो अब देखो प्रोडक्ट वाला करते हैं, अब बताओ मुझे प्रोडक्ट फाइनल कितना था बेटा 6, इनिशियल कितना था 0, तो मैं आपके कहने पे वैल्यू रख देता हूँ 6 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लगा था 10 सेकेंड, मतलब डेल्टा टी कितना था 10, तो ये वैल्यू कैसी आ रही है बेटा पॉजिटिव, कैसी आ रही है बेटा पॉजिटिव। अब आप समझ गए मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई रिएक्शन है, इधर देखना, अगर कभी भी कोई रिएक्शन है ए से बी जा रहा है, अगर मुझे उसका रेट लिखना है, क्या लिखना है बेटा रेट, तो मैं लिखूंगा माइनस, है ना, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, पर जो प्रोडक्ट वाला है उसे किस में लिखूंगा प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, क्योंकि भाई मुझे तो बस इससे मतलब है कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है ये हमेशा कैसा आना चाहिए बेटा पॉजिटिव, कैसा आना चाहिए बेटा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नहीं आ रहा था तो मैंने पहले ही माइनस लगा दिया था कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पर प्रोडक्ट वाला हमेशा कैसा आता है पॉजिटिव, तो मुझे कोई कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को 2-3 बस बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ आ गया। जैसे एक रिएक्शन है बेटा, ये लिखा है A + B गिव राइज टू C। अब मैं रेट लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ T, मतलब डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। मुझे बताओ इसके आगे माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है रिएक्टेंट, ठीक है। अब इक्वल टू, एक चीज और ध्यान रखना, जितनी भी रिएक्शन के लिए रेट लिखोगे सारी की सारी इक्वल आ रही होंगी, क्या आ रही होंगी बेटा इक्वल। अब ये पूरा फंडा आपको इससे पीएचडी करवाएंगे, चिंता मत लो। अब बी के लिए मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। मुझे आप बताओ माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। आज छोटी बात लग रही है, पेपर में बच्चे यही गलत कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ सी क्या है, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा ना, नेगेटिव का साइन, क्योंकि हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। हमने सॉल्व करके देख लिया, तो इसे लिख लो आप लोग पहले फटाफट। चलो देखो वही चीज़ें बस एक बार नोट्स के फॉर्म में लिखा है तो एक बार क्लियर कर लो। स्पीड का क्या फॉर्मूला था बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जैसे कोई रिएक्टेंट है ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है तो रेट का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे, या तो कितना प्रोडक्ट बना कितने टाइम में, या फिर कितना रिएक्टेंट यूज हुआ कितने टाइम में। हमें बस एक चीज़ रटनी है, आप लोग लिख भी लो, रेट जो है वो ऑलवेज हमें क्या लाना है बेटा पॉजिटिव। कैसा लाना है बेटा पॉजिटिव, रेट हमेशा कैसा लाना है पॉजिटिव, ये काम की चीज़ है। तो रेट निकालने का आप लोग मतलब समझ गए, रेट निकालने का तरीका क्या है, कितना अमाउंट चेंज हुआ अपॉन कितना टाइम है, ठीक है। इसके अलावा
देखो अगर हम लोग यूनिट की बात करें बेटा, तो यूनिट की अगर बात करोगे तो अमाउंट, मतलब किसकी बात हो रही है, कंसंट्रेशन। और हम लोग बेटा कंसंट्रेशन को कैसे दिखाते हैं, मोल पर लीटर। कैसे दिखाते हैं बेटा, मोल पर लीटर, या फिर क्या इसी को लिख देते हैं, मोलैरिटी। क्या लिख देते हैं बेटा, बेटा इस चैप्टर में यूनिट के भी बहुत फंड हैं, ध्यान रखना, यूनिट के बहुत सारे फंड हैं। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन 100% मतलब है कि मतलब 100% नहीं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आने के पूरे चांस है। एक यूनिट पूछी जाएगी के की 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यूनिट बिल्कुल लेते हुए चलना है इसको, ठीक है। देखो इसके बाद तो मोल पर लीटर है। अच्छा, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। क्या होता है बेटा, सेकंड। तो अगर कोई रेट के लिए पूछेगी भैया, रेट का अगर कोई ऑर्डर वगैरह नहीं लिखा हुआ तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है बेटा, मोल पर लीटर। टाइम का क्या है बेटा, सेकंड। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, रेट का यूनिट क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये चीज़ क्लियर है आपको, अरे क्लियर है ना, ये तो बिल्कुल जो पहले की तरह बात कर रहे थे वही है। इसके बाद देखो इतना क्लियर है, रेट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो अगर रिएक्टेंट वाला है देखो, तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी कैसा आता है, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव को खा जाएं हम लोग ताकि हमारा रेट पॉजिटिव आ जाए। हमने बाहर क्या लगा दिया बेटा, नेगेटिव। और प्रोडक्ट वाले में हमेशा कैसा आता है बेटा, पॉजिटिव। कैसा आता है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो रेट भी पॉजिटिव आएगा, तो हमें कोई कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अरे क्लियर है कि नहीं है। तो हम लोग अगर ऐसी यही रिएक्शन सबसे ज़्यादा लिखी रहेगी कॉमनली, ठीक है, तो हम लोग आर को क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, या फिर प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो लिख लिया मेरे हिसाब से आप लोग। देखो भाई इधर आ जाओ, हम लोग बात कर रहे थे रेट की। तो रेट जो है बेटा 2 तरीके के हैं, एक है इंस्टेंटेनियस रेट और एक है एवरेज रेट। क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। सरकारी भाषा में पहले समझने की कोशिश करते हैं। भाई मैं मथुरा में हूँ, मथुरा से दिल्ली में गया, ठीक है, मान लो 100 किलोमीटर है, ठीक, और मैं 1 घंटे में पहुंच गया। अगर 1 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंच गया तो आप क्या बोलोगे कि ट्रेन की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, यही तो बोलोगे। अच्छा, क्या ऐसा होगा कि जैसे मथुरा से ट्रेन निकली, क्या विद इन सेकेंड, 2 सेकेंड 3 सेकेंड बाद ही वो 100 की स्पीड से चलने लगी होगी, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब भैया जो एवरेज चीज़ है, अब हमने बताया 100 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड थी। क्या थी बेटा, एवरेज। तो अगर कभी भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपको निकालना है तो हम लोग निकालते हैं एवरेज। क्या निकालते हैं बेटा, एवरेज। अब आपसे मैं बोल दूं कि भाई मैं मथुरा से दिल्ली जाते समय बीच में कोई एक पॉइंट ले लो, मान लो कि कोसी कला है, ठीक है, मान लिया कोसी कला। मैं पूछूं कोसी कला पे ट्रेन की कितनी स्पीड थी, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। उस पॉइंट पे जो स्पीड है उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस। इससे भी अच्छा आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, 2 शब्द पढ़ते हो, एक पढ़ते हो डिफरेंशिएशन और एक पढ़ते हो इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। अरे क्या होता है बेटा, जोड़ना। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक किसी पॉइंट पे चाहिए आपको रेट किसी भी रिएक्शन का, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो इंस्टेंटेनियस रेट आप लोग निकालोगे। कैसा निकालोगे बेटा, इंस्टेंटेनियस। और अगर हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं तो उसे तो हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज। तो यहाँ पे भी ऐसे ही 2 तरह का है, एक है बेटा एवरेज और एक है बेटा इंस्टेंटेनियस। अगर किसी एक पॉइंट पे आप लोग निकाल रहे हो तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। और अगर पूरे इंटरवल का निकाल रहे हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा, एवरेज। अब देखो जो एवरेज वाला होता है आपको भी पता है कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब अगर ट्रेन वाला निकाल रहे होते तो फाइनल डिस्टेंस अपॉन इनिशियल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल। पर यहाँ पे तो हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, जो अभी हमने समझा था पूरा का पूरा। इंस्टेंटेनियस वाला कैसे समझेंगे बेटा, देख इंस्टेंटेनियस वाला एक चीज़ और समझ लो, ये बात अभी हमारी पहले ही हो गई थी कि भाई रेट जो है जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता है या टाइम बढ़ते जाता है, रेट घटते जाता है या बढ़ते जाता है, घटते जाता है। क्या होता है बेटा, घटते। मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया ना कि भाई कोई एक एनिमल है, उसकी लाश पड़ी हुई है, तो आप देखोगे ना, अगर आज देखा 3-4 दिन बाद देखोगे तो 70 to 80% उसकी बॉडी क्या हो गई होगी, डिग्रेड। क्योंकि पहले रिएक्टेंट क्या था बेटा, ज़्यादा। क्या था, ज़्यादा। अब जब रिएक्टेंट कम बच गया, केवल 10-15% उसकी बॉडी बच गई है, तो अगर उसके बाद अगर आप रेट देखोगे तो धीरे
धीरे धीरे डिग्रेड होगा। क्या होगा बेटा? धीरे धीरे। तो वही चीज़ यहाँ दिखा रखी है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट की स्पीड क्या होती जा रही है? कम। पहले क्या थी? ज़्यादा, फिर क्या हो गई? और कम, फिर क्या हो गई? और कम, फिर क्या हो गई? और कम। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होते जा रहा है रेट कम होती जाती है, या फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रेट क्या होते जाता है बेटा? रेट जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रेट क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा बेटा? कम। तुम समझ गए ना? कोई डायनासोर पड़ा था तो उसकी पहले बॉडी बहुत जल्दी से डिग्रेड हुई होगी, फिर अब उसकी जो हड्डी के कुछ पार्ट पड़ गए ना, उसे कई लाखों करोड़ों साल लगेंगे भाई डिग्रेड होने में, तभी तो तुम्हें हड्डी तक मिल गई, अरे वरना उसे भी डिग्रेड हो जानी चाहिए थी। बट जो थोड़ा सा मटीरियल बचा है, रिएक्टेंट कम हो गया, तो रेट क्या हो जाएगी बेटा? स्लो। ठीक है, देखो एक चीज़ समझना, वही वाली बात बेटा, सवाल आया नहीं है, एक आधा सवाल आ रखा है, आप लोग अपने बुक में देखना, CUET में भी आ रखा है, बोर्ड में भी आ रखा है, नीट में भी आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। कभी कभी क्या करते हैं बेटा? ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ग्राफ। और आपसे पूछेगा रेट बताओ, तो बेटा ग्राफ से हम एवरेज रेट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं बेटा? एवरेज। कैसे बता सकते हैं? उसने ये बोल दिया, मान लो यहाँ पे उसने टाइम दे दिया कि ये था 10 सेकेंड, ये था 20 सेकेंड। उसने बोल दिया कि बताओ 20 सेकेंड के अंदर कितना रेट क्या थी। उसने अगर पूछ दिया रेट क्या थी, तो भाई उसे ये देना पड़ेगा कि अगर 10 सेकेंड पे उसे देना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना था, ये आपको देना पड़ेगा। अब 20 सेकेंड पे मतलब ग्राफ तो प्लॉटेड रहते हैं ना, यहाँ वैल्यू दी होती है, यहाँ वैल्यू दी होती है, तो आप यहाँ से निकाल लोगे। मान लो कि 20 सेकेंड पे अच्छा ये बताओ टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ता है कि कम होता है? अरे बोलो, प्रोडक्ट तो बढ़ता है यार, प्रोडक्ट तो क्या होता है? बढ़ता है। तभी तो वैल्यू कैसी आ रही थी? पॉजिटिव। कैसी आ रही थी? पॉजिटिव। तो ये ग्राफ किधर से किधर जाना चाहिए प्रोडक्ट का? ऐसे जाना चाहिए। अरे सही है ना? अरे भाई बात तो सही है, प्रोडक्ट जो है बेटा वो टाइम के साथ क्या हो रहा होगा? अरे बोलो, बढ़ रहा होगा। तो अगर कभी भी आप लोग प्रोडक्ट वाला निकालोगे तो आप यहाँ से ग्राफ से निकाल सकते हो डेल्टा P बाई डेल्टा T। क्या निकाल सकते हो बेटा? डेल्टा P बाई डेल्टा T। या फिर अगर आपको मान लो कभी प्रोडक्ट वाला तो छोड़ो, ये वाला ज़्यादा क्लियर आपको समझा देगा। देखो जैसे मान लो कि बेटा ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे मान लो टाइम है। क्या है बेटा? टाइम। और यहाँ कंसंट्रेशन दे रखा है रिएक्टेंट का। किसका दे रखा है? रिएक्टेंट। आपको पता है रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है? कम। अरे क्या होता है बेटा? कम। तो मान लो कि इनिशियल टाइम पे, इस टाइम पे मान लो 5 सेकंड था, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की रही होगी 10 मोल पर लीटर। कितनी रही होगी बेटा? 10 मोल पर लीटर। फिर बाद में बेटा T इज इक्वल टू 10 सेकंड पे, T इज इक्वल टू 10 सेकंड पे मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया 2 मोल पर लीटर। कितना हो गया बेटा? 2 मोल पर लीटर। आपसे कोई पूछ दे के बताओ रेट बताओ भाई, रेट बताओ, उसने बस ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया रेट। तो भाई कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल, टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। और आपको पता है रिएक्टेंट वाला है तो पहले ही क्या लगा दोगे बेटा? माइनस। क्या लगा दोगे बेटा? माइनस। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे? रेट। क्या निकाल लोगे बेटा? रेट। तो ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लेना। अरे कर लोगे ना? कर पाओगे नहीं कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन? तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। तो ये वाला पार्ट लिख लो। प्रोडक्ट वाला बताते हैं। देखो प्रोडक्ट वाले में क्या है कि प्रोडक्ट वाले में ना हमें टाइम वाला उल्टा लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में जैसे ये वैल्यू है आपके पास, तो अगर आप ये वाली वैल्यू लोगे तो आपको एक चीज़ तो पता है कि प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब टाइम के साथ अगर प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो हमारा ग्राफ हमें इस डायरेक्शन में दिखाना चाहिए। अरे दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? पर हम लोग इस चीज़ को नहीं करते, इसीलिए मैंने आपको रिएक्टेंट वाला समझा दिया। अभी आपको बताते हैं दोबारा, इसे लिख लो पहले। तो पॉइंट समझ आ गया ना आपको प्रोडक्ट वाला, कि अगर प्रोडक्ट वाला कभी भी ग्राफ आता है तो हमें मतलब है डेल्टा P बाई डेल्टा T से। किससे मतलब है बेटा? डेल्टा P बाई डेल्टा T। और डेल्टा P हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। जनरली तो जो ग्राफ बना रखे हैं इधर रेट दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? रेट। इधर क्या दे रखा है? टाइम। और रेट आपको पता है डेल्टा P बाई डेल्टा T होता है, तो ग्राफ में आपको डेल्टा P से मतलब है और किससे मतलब है बेटा? डेल्टा T से। और अगर कभी भी ऐसा आ रहा हो कि 4 माइनस 10 है ना, तो इसका मतलब आप गलत वे में जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि चेंज इन प्रोडक्ट हमेशा कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। ठीक, तो आप लोग ग्राफ से प्रिडिक्ट कर लेना। मैं आपको 5-7 स्टेटमेंट्स लिखवाता हूँ, लिखना जरा। लिखो पहला स्टेटमेंट, लिखो 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 पहले लिखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों? वैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताओ। हाँ, कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ पर यूनिट टाइम। लिख लो, इट इज अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज
इट इज़ अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकर पर यूनिट टाइम, इट इज़ अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकर पर यूनिट टाइम, अकर पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी तक जितना हमने बात किया सारा कैसे बात करें, सिर्फ एक डायरेक्शन में रिएक्शन चला रहे हैं ना, तो मतलब कि हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे। लिख लो इसमें एक पॉइंट लिख लो, वी ओनली डिस्कस केमिकल चेंज, वी ओनली डिस्कस केमिकल चेंज इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, ठीक है। एक लाइन वो वाली लिखी लो, लिखो रेट इज ऑलवेज, रेट इज ऑलवेज, रेट हमेशा कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, वेरी गुड। एक लाइन और लिखो, लिखो। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग कि जो एवरेज रेट है बेटा, एवरेज रेट वो हर पॉइंट पे बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। अरे बदल रहा है ना, यहाँ से कोसीकला के लिए एवरेज स्पीड निकालूंगा अलग निकलेगी, कोसीकला से दूसरे स्टेशन के लिए अलग निकलेगी। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन आपने ये चीज़ देखा कि रेट चेंज होती रह रही है, स्लो होती जा रही है। तो अगर आप एवरेज रेट निकालोगे तो क्या होती रह रही है बेटा, चेंज। क्या हो रही है, चेंज। अरे नहीं समझ आया, अरे चेंज हो रही है ना एवरेज रेट। पहले हड्डी मतलब बॉडी ज़्यादा थी तो फटाफट से केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर जब कम हो गई तो केमिकल रिएक्शन धीरे हो गई, तो दोनों की एवरेज निकालोगे 2 दिन बाद ही, 2 दिन का एवरेज रेट और तीसरे चौथे दिन का, तो दोनों का एवरेज रेट क्या आ जाएगा बेटा, अलग। क्या आएगा, अलग। अगर कोई आपसे पूछे कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट रेट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, इंस्टेंटेनियस। लिखो एक लाइन लिखो, लिखो 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 एवरेज रेट, लिखो एवरेज रेट और करके लिख लो यार, रेट की भी अगर हम लोग बात करें लिखो, और रेट चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम। सो इट इज़ बेटर टू गो विथ कौन सा वाला रेट बेटा, इंस्टेंटेनियस। टू गो विथ इंस्टेंटेनियस रेट, टू गो विथ इंस्टेंटेनियस रेट, टू गो विथ इंस्टेंटेनियस रेट। चलो देखना बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है ना। तो ये वैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। आप खुद सोचो, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो रेट क्या होगा बेटा, ज़्यादा। क्या होगा बेटा, ज़्यादा। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन एक तो किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। दूसरी चीज़ याद है तुम्हें, तुम खुद भी सोच सकते हो, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर का फंडा है। याद करो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी रिएक्शन आएगी जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कुछ में क्या हो जाएगा, कम। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई लाश पड़ी हुई है, ठीक है, उसको तुमने टेम्परेचर कम कर दिया। अरे हंस के हो रहे हो भाई, लाश तो है ना भाई, बर्फ में लोग रख देते हैं फ्रीजर में, क्यों रख देते हैं, ताकि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, कम, मतलब वो डिग्रेड क्या हो, कम। अरे मैं इसलिए लाश वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, ये समझ आता है, वरना तो मैं बोल दूँ कोई केमिकल रिएक्शन है ना, एटॉमिक बम है, अभी उसकी भी बात करेंगे, एटॉमिक बम की भी है ना। देखो तो दूसरा क्या बेटा, टेम्परेचर। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग। अगर मान लो कोई बॉडी है ना, डेड बॉडी है, तो अगर भाई टेम्परेचर नॉर्मल है या ज़्यादा है तो फटाफट डिग्रेड होगी, अरे तुरंत गायब हो रही होगी ना, रिएक्टेंट से क्या कन्वर्ट हो रहा होगा, प्रोडक्ट। पर अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। इसीलिए किसी की डेथ होती है, अगर किसी के बेटा कोई दूर से आ रहा है, फॉरेन से आ रहा है, तो तुमने देखा होगा फ्रीजर, अरे घर वाले फ्रीजर में नहीं, काट काट के रखवा दिया, और डीप फ्रीजर आते हैं डेड बॉडी रखने के लिए। बिल्कुल भौंटी हो ना तुम लोग। चलो अगला आ जाओ, नेचर ऑफ रिएक्शन। क्या बेटा, नेचर ऑफ, अलग अलग रिएक्शन है, उसका रेट अलग है। अब कोई बात करें कि भाई चाय बनने की रेट ऑफ रिएक्शन, और एक कोई बात करें कि भाई मान लो चाय वाला छोड़ो, तो मैं ऐसे बात कर लो कि ये कि बेटा कोई बॉडी है, डेड बॉडी, उसके डिग्रेड होने का
टाइम, कितने हज़ारों साल तक लग जा रहे हैं अगर हर ऑर्गन बोन तक के हम डिग्रेडेशन की बात करें। और अगर तुम बात कर लो एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो भी एटम बॉम्ब वगैरह फूटते हैं, विद इन सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब विद इन सेकेंड रिएक्शन होती है कि नहीं होती है, और एकदम से पूरी आग लग जाती है, सारे के सारे न्यूक्लियाई एक दूसरे से टकराने चालू हो जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इसीलिए तो इतनी तेज का ब्लास्ट होता है। तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट है, अरे उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट है। पर अगर बॉडी का डिग्रेडेशन देखें, डेड बॉडी का डिग्रेडेशन, वो कितना स्लो है, कितना स्लो है। तो दोनों में कंपैरिजन है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन, है ना, कि किस टाइप की रिएक्शन है उस पर रेट डिपेंड करेगा। अरे तुम्हें समझ तो आ रहा है ना, ये सब सरकारी भाषा चल रही है, अभी साइंटिफिक पे उतरेंगे। फिर है बेटा कैटलिस्ट, क्या है बेटा, कैटलिस्ट। तो ये डिपेंड करता है रेट कि कौन सा आपने कैटलिस्ट डाला है। भाई एनसीईआरटी बायो की लिखती है, बायोमोलिक्यूल में जब आप लोग जाओगे तो लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन लाखों गुना बढ़ जाता है अगर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो। अगर एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा था 1 मिनट में, मान लो 1 मिनट में एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा था, अगर आप कैटलिस्ट लेके आ गए, अगर आप कैटलिस्ट लेके आ गए तो अब जो प्रोडक्ट बन रहा था एक मिनट में, अब प्रोडक्ट बनेगा 10 लाख 1 सेकंड में। सोचो कितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। कहाँ हमें एक प्रोडक्ट 1 मिनट में मिल रहा था, अब हमें 10 लाख प्रोडक्ट 1 सेकंड में मिल रहे हैं, बस किसके इस्तेमाल करने से, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट भी 2 तरह के होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव, बात कर ले, तू कर ले पहले, बेचारा परेशान है। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं, लिख लिया ना बेटा इतना। तो चलो एक बार हट जाता हूँ भाई, किसी को लिखना हो तो लिख लेना। अब देखो इस चीज़ के ऊपर हमारी कम से कम 4 से 5 क्लास चली जाएगी, 3 से 4 क्लास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या ऑर्डर है, क्या मॉलिक्यूलरिटी है। ये जो 3 चीज़ें हैं, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्शन और कैटलिस्ट, ये लास्ट में आएगा, आपके एनसीईआरटी में भी लास्ट में लिख रखा है, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन की मदद से। क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर को, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन है, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे 100% शायद प्रैक्टिस करने के बाद भी वहाँ अटकोगे, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन है जो फॉर्मूला डिराइव होगा इसका, ठीक है। और तो ये सारे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे इसमें कि भाई नेचर ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट वाला, ठीक है बेटा। चलो देखो इसके बाद देखो फटाफट हम लोग निपटाते हैं। अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा। भाई एक साइंटिस्ट आया, उसने रेट लॉ दिया, क्या दिया बेटा, रेट लॉ। उसने भी बोला कि हम रेट निकाल के दिखाएंगे। अब एक चीज़ आपको क्लियर है कि भाई जितना ज़्यादा रिएक्टेंट था, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट था उतनी ज़्यादा क्या थी बेटा, रेट, क्या थी बेटा, रेट। तो इस साइंटिस्ट ने इसी बात को डिनोट किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, रिएक्टेंट। अरे किसके डायरेक्टली है, रिएक्टेंट के। अब देखो अगर मैं बोलूँ एक रिएक्शन है जो ए से बी जा रही है, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा, एम। कितना है बेटा, एम। तो अगर मुझे रेट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ उसकी स्टोइशियोमेट्री। तो ये हमें लिखना है। तो अगर बेटा यहाँ पे अगर m की बात करें, याद है मैंने आपसे बोला था हमें 2 शब्द पढ़ने हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ भी आएगा। तो जो बेटा स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट है जो हमने ऊपर लिखा है, इसे हम लोग कह रहे हैं ऑर्डर। क्या कह रहे हैं बेटा, ऑर्डर। हर बार जो ये वैल्यू यहाँ 2 या 3 लिखी रहेगी, जो हम यहाँ 2 या 3 लिखेंगे, हर बार वो ऑर्डर नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको कंडीशन पढ़ाऊंगा कि कब ये ऑर्डर होगा और कब ये ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो देखो हम लोग लिख रहे हैं कि जो वैल्यू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखी है, इसी को अपन क्या कह रहे हैं बेटा, ऑर्डर। हर बार हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किताबें आपकी लिखती है इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। क्या लिखती है बेटा, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, सॉरी इट इज अ एक्सपेरिमेंटल। मतलब ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है बेटा, एक्सपेरिमेंटली। कैसे निकाली जाती है बेटा, एक्सपेरिमेंटली। तो वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली निकालने के बाद कभी कभी ये सेम आता है इसके बराबर, कभी कभी नहीं। कि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो कई बार ऑर्डर इसका 2 ही होगा, इसका क्या होगा बेटा, 2। पर कई बार ऑर्डर 2 नहीं भी होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो अगर मैं इसी रिएक्शन को लिख रहा हूँ, आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी उसकी स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। अब बेटा एक बात आप मेरे को बताओ, एक बात बताओ, कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो क्या आता है बेटा, कॉन्स्टेंट। बिल्कुल दिमाग में भर लो, ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। देखो मैं थम गया, आएगा मतलब आएगा। ये जो के है बेटा, इसे आर को क्या कहते थे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते थे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन।
के को हम लोग कहते हैं बेटा रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। अब यही क्वेश्चन आएगा कि जो रेट कांस्टेंट के है, रेट कांस्टेंट के है, ये कभी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये कभी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा, आप लिख लेना कि बेटा जो रेट कांस्टेंट है ये कभी भी डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं जब भी पेपर दूंगा मैं 1 नंबर का क्वेश्चन दूंगा कि जैसे पिछली बार भी दिया था, आप लोगों ने सारा गलत कर दिया था, मतलब 1-2 बच्चों का सही था, 2-4 बच्चों का ना, कई बच्चों ने गलत कर रखा था। पिछले चैप्टर में सोल्यूशन वाले में मैंने ऐसी थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो अब देखो जो रेट कांस्टेंट है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे करता है बेटा? टेम्परेचर। और डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन, कि किस टाइप की रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जनरली बनता है कि भाई रेट कांस्टेंट जो है किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं। वहाँ देखो ऑप्शन बन गए ना, एक तो गलत वाला ऑप्शन बन गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और 2 सही वाले बन गए, है ना। तो अब वो तुम्हें ऑब्जेक्टिव में देगा। एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में, बोर्ड में, CUET में, नीट में, कहीं पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में देगा 1 नंबर में कि टिक करो कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, तो आप लोग बता सकते हो। तो रेट कांस्टेंट किन पे डिपेंड करता है बेटा? बताओ। टेम्परेचर। और दूसरा किस पे बेटा? नेचर ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखना ये जो हम लोग आखिरी में डिराइव करेंगे बेटा, तुम लोग देखना बिना इस फॉर्मूले के भी मैं के की यूनिट निकाल लूंगा, बिना इस फॉर्मूले के भी। देखना आप लोगों के सामने निकाल के दिखाएंगे। पर बेटा कुछ बच्चे होते हैं नालायक, ठीक, वो पेपर में क्लिक नहीं कर पाते, उस टाइम इतना प्रेशर होता है ना पेपर में। तो जब लिखने का टाइम आएगा आपका बोर्ड वाला, अगर मान लो या नीट का भी पेपर, CUET का भी देते हो, तो उस टाइम क्या होगा, जब आप लिख रहे होगे ना तो शायद ये फॉर्मूला ही ना याद आए, क्योंकि आखिरी में जब सिलेबस हो जाता है 90 चैप्टर हो जाते हैं तो इतना सारा सिलेबस हो जाता है कि चीज़ें याद नहीं आती। तो कॉन्सेप्चुअली भी रहते हैं कि अगर हम ये फॉर्मूला नहीं भी याद कर पाए पेपर में तो हम कैसे निकाल पाएंगे। देखना अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो एक चीज़ देखना बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, रेट हमने क्या निकाला था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू पावर उसकी स्टोइचियोमेट्री। प्रोपोर्शनलिटी हटता था तो क्या आ गया था बेटा? रेट कांस्टेंट। हमें इसकी यूनिट निकालनी है, इसी के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि भाई इसकी यूनिट मैं कैसे निकालूंगा। तो देखो बेटा अगर मुझे के की यूनिट निकालनी है, अगर मुझे के की यूनिट निकालनी है तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ? R अपॉन ए की पावर m, R अपॉन ए की पावर m। अब मुझे आप लोग बताओ जो R है रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी यूनिट क्या होती थी? अभी निकाल के आए थे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना, यही तो था, मोल पर लीटर सेकेंड, यही तो निकाला था। तो वही लिखा है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? अरे यार रेट क्या होता था? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और कंसंट्रेशन का क्या होता है? मोल पर लीटर, और टाइम किसमें होता है? सेकंड। तो वहां से क्या निकाल लिया था? मोल पर लीटर सेकंड, या फिर लिख सकता हूं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इतना क्लियर हो गया? आर की यूनिट आ गई? अरे आ गई कि नहीं आ गई? और ये क्या है बेटा? ये क्या है? कंसंट्रेशन। क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो फिर देखो मैं इस वाले में लिख देता हूँ, ये रहा ये रहा के का R बाय ए, R आपने निकाल लिया, क्या निकाला था? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सही है। और कंसंट्रेशन का क्या होता है? मोल पर लीटर। पर ये इस पर भी तो डिपेंड कर रहा था ना, इसके आगे ऊपर क्या लिखा हुआ है? अगर ये 2 होता तो इसके आगे भी आप क्या लिखते बेटा? 2, तो ये क्या हो जाता? मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। तो अभी हम सिर्फ m मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं बेटा? m। तो अगर हम लोग m मान के चलें बेटा, इसमें अगर हम लोग m मान के चलें, अगर m मान के चलेंगे तो आप बताओ इसे मैथमेटिकली सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। अगर ये मोल जो है यहाँ पे तो मोल की वैल्यू 1 है और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 1, पर ये नीचे जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -m। अरे क्या हो जाएगा? -m। अच्छा यहाँ पे l पे क्या है वैल्यू? -1। क्या है बेटा? और यहाँ पे l के ऊपर वैल्यू है m, और ये डिवाइड में मतलब l पहले से ही कहाँ पे है? ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? l m -1। अरे क्लियर है? बताऊँ रब करके बताएं, ये समझ आ रहा है तुम्हें? आ रहा है ना नॉर्मल मैथमेटिक्स। और सेकंड इनवर्स तो अकेला पड़ा हुआ है, सेकंड इनवर्स। तो बेटा देखना ध्यान से सुनना, 3-4 सवालों के लिए फॉर्मूला एक तैयार कर लिया हमने। तुमसे पूछा जाएगा कि रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ। क्या बताओ बेटा? रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब वो बोल देगा ऑर्डर मतलब समझते हो किसकी बात हो रही है? m की। किसकी बात हो रही है? m। मैंने लिख भी दिया, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखना बेटा एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरिटी से बताना कि अगर बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, कितना है बेटा? 0, तो उसके लिए हम वैल्यू रख सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, बस m की वैल्यू क्या रखनी है? 0। आओ इस फॉर्मूले को मुझे बताओ, इस फॉर्मूले को लिखवाओ। हम लोग क्या निकाल के पढ़ रहे हैं बताओ? मोल के आगे क्या लिखा है बताओ?
बताओ 1 माइनस एम, क्या लिखा है बेटा मोल के आगे बताओ 1 माइनस एम, लीटर के आगे क्या लिखा हुआ था बताओ m माइनस 1, और सेकेंड के आगे क्या लिखा हुआ है इनवर्ट। तो बेटा अगर हम लोग देखो ऑर्डर तो समझ गए ना, जो भी कोई भी रिएक्शन है अगर इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो इसका ऑर्डर अभी हम मान के चल रहे हैं कितना है बेटा 2, क्या है बेटा 2। तो ऐसे ही ना कई टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिसके हम एक एक करके पढ़ते हैं, देखो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैसी ऑर्डर बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहला रिएक्शन पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा आप लोग बताना, देखो मेरे को के की यूनिट चाहिए जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर का मतलब एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, कितनी हो जाएगी बेटा जीरो। तो आओ वैल्यू पुट करके देखते हैं, मोल 1 माइनस 0, अरे यही तो होगा, m की वैल्यू क्या आ रही है 0, ठीक है आप समझ गए ना। अच्छा बताओ लीटर, m की जगह क्या लिख दूंगा 0 माइनस 1, और सेकेंड के ऊपर तो ऐसा कुछ है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे सेकेंड इनवर्ट। तो क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ बेटा बता, मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1, सेकेंड की पावर -1। ये किसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आपने निकाली है, जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए बेटा जीरो ऑर्डर के लिए। ऐसी अभी हम लोग निकालते हैं, देखो इधर देखो, अभी पहले हम ऐसे निकालते हैं फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें हम बिना फॉर्मूले के निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया जीरो ऑर्डर के लिए, आप बस इस फॉर्मूले से आपने निकाल दिया जीरो ऑर्डर के लिए, याद रखना ठीक है। अब बताओ पहले बताओ के लिए क्या फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, मोल, अरे बोलो 1 माइनस एम, उसके बाद क्या किया था लीटर m माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब मैं कह रहा हूँ एक ऐसी रिएक्शन है बेटा जिसका जो ऑर्डर है वो कितना है बेटा 1, तो मतलब हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैसी ऑर्डर बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो आप लोग मुझे बताओ, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो k की क्या वैल्यू होगी बताओ, वो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1। तो आओ रख के देखते हैं, मोल बताओ मुझे, मोल 1 माइनस 1, L 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब बताओ ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 किसी की पावर मतलब 1, ये भी 0 मतलब 1, तो मतलब k की वैल्यू केवल क्या आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, अब पता है 4-4 नंबर के क्वेश्चनों के लिए लड़ाई चलेगी आगे जब, तो वहाँ पे ना दिया होगा कि रेट कांस्टेंट इज, उसकी वैल्यू दोगी 10 सेकेंड इनवर्स, क्या दी होगी 10 सेकेंड इनवर्स। तो केवल इस यूनिट से आपको पता कर लेना है कि ये जो ऑर्डर है कौन सा ऑर्डर है फर्स्ट, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग फॉर्मूला होगा जो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए अलग होगा। तो बेटा यूनिट की इतनी औकात है कि वो 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा गलत करवा के जा सकता है अगर आपको यूनिट नहीं आती तो, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितने आया बेटा सेकेंड इनवर्स। कभी कभी पेपर में तो सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि 1 नंबर में आएगा, ऑब्जेक्टिव में देखना जब सैम्पल पेपर सॉल्व किया करोगे कि बताओ कि के की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितनी होती है, जीरो ऑर्डर के लिए कितनी होती है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए कितनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, पढ़ो मत तुम, है ना, बातें करो बस, फिर रोना बाद में फेल हो जाना। तो चलो इधर देखो, अब बेटा मान लिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला, अगर हमें निकालना हो सेकंड ऑर्डर के लिए, किसके लिए निकालना बेटा सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर के लिए मैं क्या रखूंगा बताओ, m की बताओ क्या रख दूंगा, m की वैल्यू क्या रखूंगा 2, तो रखो बताओ 1 माइनस 2, लीटर में क्या रखूंगा 2 माइनस 1, और सेकेंड में क्या रख दूंगा -1। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बताओ आप लोग, बोलो क्या हो जाएगा, मोल -1, लीटर 1, सेकेंड -1, तो ये किसकी वैल्यू हो गई k की। देखना सेकंड ऑर्डर के लिए, किसके लिए बेटा सेकंड। मुझे एक चीज बताओगे आप लोग, जीरो ऑर्डर के लिए क्या यूनिट आई थी के की, जीरो के लिए क्या आई थी बताओ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड, मतलब मिलती जुलती रेट कांस्टेंट के जैसी, अरे रेट कांस्टेंट जैसी तो वैल्यू है बिल्कुल सेम, ठीक। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए केवल क्या आया था सेकंड इनवर्स, क्या आया था बेटा तो सब भूल जाओ चलेगा, 2 नहीं भूल सकते हो ना, पाप चढ़ेगा तुम्हें अगर भूल गए तो। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, पूरी बुक तुम्हारी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे भरी हुई है, पूरी की पूरी बुक जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे भरी हुई है, तो गलत मत करना। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था भाई, बातें मत करो, 1-2 कलाकार बैठे हैं क्लास में, इन्हें पढ़ना है नहीं, बस बातें करना है। देखो के लिए हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, पहले मुझे बताओ क्या डिराइव किया था के लिए, बोलो मोल 1 माइनस एम, एल m माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। एक तो ये है, देखो मैं बिना फॉर्मूला की डिराइव करता हूँ, बिना फॉर्मूला के, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग बात करें जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाल लिया था,
अरे इसी फॉर्मूले से क्या निकाल कर लो ना, जीरो के लिए बताओ क्या होगा, मोल 1 माइनस जीरो गया, एल 1 माइनस सॉरी 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस सेकंड माइनस, इस फॉर्मूले से। अब देखो मैं तुमसे क्या कह रहा था, मैं कह रहा था ज्योति बेटा देख ले, लिखने का टाइम मिलेगा, अभी देंगे, लिखवा रहे हैं ना आराम से, तो समझ लो पहले। लिखा तो हर जगह बुक में भी लिखा, मैं भी तो पीपीटी लेके आ जाता हूँ, कहीं की भी छाप देता हूँ, पैसे समझने के लिए दिए तो समझ लो। अरे लिखा तो 10 जगह है यार, तुम्हारे स्कूल वाले भी लिखवाते होंगे, भले मेरे से ज़्यादा भी लिखवा देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे है कि नहीं है, है ना बेटा, कोचिंग में पैसे दिए पढ़ने के लिए, तो पैसा वसूल कर लो, ठीक है। इधर देखो, ये तो हमने निकाल लिया फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखो अगर मैं कह रहा हूँ मुझे मान लो पेपर में यही नहीं याद आ रहा कि 1 माइनस एम था कि m माइनस 1 था, एल में 1 माइनस एम था कि m माइनस 1 था, मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा पेपर में। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। देखो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू के ए की पावर 0। सही है कि गलत है, अरे सही है कि गलत है, सही भाई। जीरो ऑर्डर मतलब रिएक्टेंट के ऊपर पावर कितनी आ रही है, 0, तभी तो हमने इस रिएक्शन को क्या बोला, जीरो ऑर्डर। हमें किसकी यूनिट चाहिए, के, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये किसके बराबर हो गया, 1, और ये के, हमें के की यूनिट चाहिए थी, तो के की यूनिट किसके बराबर हो गई, R, और R की यूनिट क्या होती है बताओ, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो बिना फॉर्मूले के निकाल दिया, देखो बिना मुझे नहीं याद पेपर में, देखो मुझे फॉर्मूला नहीं याद पेपर में। मान लो फर्स्ट ऑर्डर आपने यहाँ से कैसे निकाला था बताओ, 1 वैल्यू रख दी थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो क्या वैल्यू पा गए थे के लिए बताओ, मोल 1 माइनस 1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना हो गया, 1 माइनस 1 0, ठीक। लीटर है ना, 1 माइनस 1 0, ठीक। सेकंड इनवर्स मतलब आपके लिए के की वैल्यू क्या आई थी, सेकंड इनवर्स, फॉर्मूले से। किससे बेटा, मान ले पेपर में मुझे नहीं याद आ रहा फॉर्मूला क्या था, तो आओ बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, बेसिक से। रेट लॉ क्या था, R इज इक्वल टू के ए की पावर, फर्स्ट ऑर्डर है तो कितनी आएगी वैल्यू, 1, क्या आएगी बेटा 1। अब मुझे क्या चाहिए, के, तो मैं लिख देता हूँ के इज इक्वल टू R बाय ए, R बाय ए लिख देगा ना, ए की पावर 1 है। अब जो है R है, R क्या है बेटा, रेट, और रेट का हमने क्या निकाला था बताओ, क्या थी रेट, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सही है बेटा। और ए की पावर 1 है, मतलब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी केवल कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन को कैसे लिखूंगा बताओ, कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं बताओ, मोल लीटर इनवर्स। अरे सही है कि नहीं, तो मोल से मोल इस सच में कट गया, इतना कटने के लिए बेताब है, ठीक है। तो मोल से मोल कट गया बेटा, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, सेकंड इनवर्स। तो देखो बेटा मैंने तुम्हें इस लेवल तक ट्रेंड कर दिया, ऐसे ही तुम सेकंड ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हो। बस सेकंड ऑर्डर होता तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 2, क्या हो जाती है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाता, मोल का स्क्वायर लीटर का -2। तो यहाँ से तुम 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर, तो अगर पेपर में नहीं याद आ रही हैं चीज़ें तो भी आप यहाँ से भी कर सकते हो। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो इसे लिख लो, कहाँ से लिखना है बताओ, कहाँ से रह गया तुम्हारा, लिख लो